हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 9 यूनिट 4 कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट। तो ये पार्ट 3 है यूनिट 4 का। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिएगा, फिर तभी जाके पार्ट 3 देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो वीडियो है दिस वुड बी द लास्ट वीडियो फॉर यूनिट 4। यूनिट 4 इस वीडियो से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का पहला टॉपिक है डीवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन या फिर रीवैल्यूएशन वर्सेस अप्रिसिएशन। देखिए, जो करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी अप्रिसिएशन का टॉपिक है ये हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया था, राइट, कि करेंसी कब डेप्रिशिएट करती है। देखिए, मान लीजिए अगर हम रुपीस की बात कर रहे हैं तो रुपीस कब डेप्रिशिएट करती है, या रुपीस डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि रुपीस की वैल्यू अगर कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर करेंसी तो हम कहते हैं कि रुपी डेप्रिशिएट हो गया। सिमिलरली अप्रिसिएशन होने का क्या मतलब होता है कि अगर रुपीस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू अनदर करेंसी तो तब हम कहते हैं कि रुपीस अप्रिशिएट हो गया, राइट। सो डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन हमें पता है। फिर डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन क्या है? देखिए, डीवैल्यूएशन यानी कि वैल्यू कम होना। तो डीवैल्यूएशन का मतलब भी यही है कि रुपीस की वैल्यू या कोई भी करेंसी की वैल्यू अगर कम हो गई तो वो डीवैल्यूएशन होता है। एंड रीवैल्यूएशन होता है कि अगर कोई भी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो रीवैल्यूएशन। फिर डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन में फिर फर्क क्या है? क्या ये सेम है? देखिए, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि जब भी हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि करेंसी की वैल्यू कम हो गई because of the market forces of demand and supply। लेकिन जब भी हम devaluation कहते हैं तो इसका ये मतलब है कि करेंसी की वैल्यू तो यहाँ पे भी कम हो गई, लेकिन ये कम हुई है because of गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने अगर अपनी पॉलिसी के थ्रू कोई भी करेंसी की वैल्यू कम की है तो उसे हम devaluation कहते हैं। सिमिलरली रिवैल्यूएशन एंड अप्रिसिएशन में भी सेम फर्क है। देखिए, अप्रिसिएशन कब होता है? जब करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड रिवैल्यूएशन कब होता है? यहाँ पे भी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन ये होता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। जब गवर्नमेंट अपने पॉलिसी के थ्रू वैल्यू इंक्रीज करता है तो उसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आया कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम जो होता है उसमें अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, देखिए फिक्स में तो वैसे नहीं होती, राइट, कि आपने एक बार फिक्स कर लिया तो फिर वही फॉलो होता है। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल दो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, दो कंट्रीज के गवर्नमेंट है, वो नेगोशिएशन के थ्रू इंक्रीज करा सकते हैं, तो उस केस में हम कहते हैं डीवैल्यूएशन या फिर रीवैल्यूएशन होना। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन कब होता है? ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम में होता है कि जब मार्केट फोर्सेस आपकी करेंसी को ऊपर नीचे करते हैं ना तो तब जाके डेप्रिसिएशन या फिर अप्रिसिएशन होता है। तो बस यही डिफरेंस है। देखिए, डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन इट इज द मार्केट ड्रिवन डिक्रीज इन वैल्यू इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, और डिवैल्यूएशन क्या है? इट इज द डेलिबरेट डिक्रीज बाय गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, काफी इजी है। देखिए, डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन दोनों में ही करेंसी की वैल्यू तो कम हो रही है, बट क्यों, कैसे कम हो रही है वो बस डिफरेंट है, राइट। डेप्रिसिएशन में मार्केट ड्रिवन है, लेकिन डिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करती है। सिमिलरली अप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन में भी सेम है। अप्रिसिएशन क्या है? इट इज द मार्केट ड्रिवन इंक्रीज इन वैल्यू इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। एंड रीवैल्यूएशन क्या है? It is the deliberate increase by government या फिर central bank in a fixed exchange rate system। तो ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है आपको। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन इन आवर चैप्टर। ओके, अब आज की वीडियो की मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आज जो हम मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं, जो मेन मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी। देखिए, जब भी एक्सचेंज रेट चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है, तो इकोनॉमी में क्या असर आता है वही आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ये तो आपको पता है कि आजकल दुनिया ग्लोबल हो गई है, राइट। तो जब भी एक्सचेंज रेट चेंज होता है
तो दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो अफेक्टेड होती है। अब देखिए, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, डिक्रीज होती है उसकी वैल्यू, तो ट्रेड कैसे अफेक्ट होती है, आपकी इकोनॉमी कैसे अफेक्ट होती है, वो हम अलग से देखेंगे। फिर जब करेंसी अप्रिशिएट होती है, सो इन दैट केस इकोनॉमी में क्या असर आता है, वो भी हम अलग से देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये थोड़ा सा टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, 2-4 पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, एक्सचेंज रेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्लोजली वॉच्ड and manipulated economic measures because they are crucial to a country's economy। कोई भी कंट्री की एक्सचेंज रेट एक कंट्री के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उस पर ध्यान रखते हैं कि कब डिक्रीज हो रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है। हम बहुत ध्यान से, हम मतलब जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं या इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, या फिर जो ट्रेडर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेडर्स, राइट, वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं एक्सचेंज रेट को, क्योंकि फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स can significantly impact a country's economic performance. Understanding these effects helps in assessing the appropriateness of exchange rates policies, especially in developing countries। अब हमें ये impact के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक बार हमें impact समझ आ गया ना, तो फिर हम ठीक तरीके के पॉलिसीज बना सकते हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट्स। ओके, exchange rate depreciation and exchange rate appreciation have different effects and consequences for an economy। Obviously जब depreciate होता है तो अलग consequences होती है, appreciation होता है तो अलग consequences होती है एक economy के ऊपर, right। तो चलिए अब इनकी हम consequences देख लेते हैं। पहले तो हम depreciation से start करेंगे कि जब भी currency depreciate होता है तो economy में क्या क्या consequences आ सकते हैं। ओके, इफेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। अब पहले तो बात करते हैं कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में क्या इफेक्ट होने वाला है व्हेनेवर अ करेंसी डेप्रिशिएट्स। मान लीजिए रुपीस डेप्रिशिएट हो गया है, ठीक है, डॉलर के मुकाबले। पहले $1 इज इक्वल्स टू ₹50 हुआ करता था, अब $1 इज इक्वल्स टू ₹100 हो गया है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो रुपी है वो डेप्रिशिएट कर गई है, राइट। अब इससे एक्सपोर्ट में क्या असर होगा। देखिए, एक्सपोर्ट का पहले तो मतलब क्या होता है कि फॉरेनर्स हमसे कितना सामान खरीद रहे हैं, राइट, या फिर हम बाहर कितना सामान भेज पा रहे। अब मान लीजिए जो ये फॉरेनर है ये यूएसए का बंदा है, ठीक है, वो खरीदना चाहता है गुड्स वर्थ ₹100 फ्रॉम इंडिया। ओके, अब पहले जब आपका ये एक्सचेंज रेट था तो ये यूएसए के बंदे को ₹100 वर्थ की सामान खरीदने के लिए उसे $2 पे करना पड़ता था, राइट, क्योंकि $1 बराबर ₹100 होता था। लेकिन जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो गया है तो अब ये फॉरेन बंदे को ₹100 वर्थ का सामान खरीदने के लिए अब सिर्फ उसे $1 पे करना पड़ रहा है ना। तो ये यूएसए के बंदे के लिए क्या हो गया, इंडियन गुड सस्ता हो गया, राइट। अब क्योंकि इंडियन गुड सस्ता हो गया, अब ये बंदा ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया है इंडिया के गुड्स खरीदने के लिए, क्योंकि जब भी कोई चीज सस्ती होती है हम उस चीज की डिमांड ज्यादा करते हैं, राइट। तो ये यूएसए के बंदा भी अब ज्यादा इंडियन गुड्स खरीदने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो इंडिया की एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट की जो प्राइस है, अब ये यूएसए के बंदे के लिए जो इंडियन गुड्स की प्राइस है वो सस्ती हो गई है, राइट। सो एक्सपोर्ट्स हैव बिकम चीपर, सो दैट्स व्हाई एक्सपोर्ट यहाँ पे राइज करेगी, ठीक है। देखिए, जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो जो एक्सपोर्ट प्राइसेस है दे बिकम लोअर, यानी कि एक्सपोर्ट्स बिकम लेस एक्सपेंसिव फॉर फॉरेनर्स, सो एक्सपोर्ट राइजेस। इतना आपने समझ लिया, राइट। अब इंपोर्ट में क्या क्या होगा, देखिए इंपोर्ट का मतलब है कि हम बाहर से कितना खरीदेंगे, है कि नहीं। अब मान लीजिए हमें $100 बराबर का सामान खरीदना था यूएसए से। अब पहले जब एक्सचेंज रेट $1 के बराबर ₹50 था तो हमारे लिए थोड़ा सा सस्ता था, लेकिन जैसे अब $1 बराबर ₹100 हो गया है तो हमारे लिए अब डॉलर की कोई भी सामान खरीदना ज्यादा महंगा हो गया है, राइट। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम कम खरीदेंगे बाहर का सामान, तो इंपोर्ट्स क्या हो जाएगा, हमारा इंपोर्ट्स हो जाएगा कम। ओके, देखिए import price rises, import becomes more expensive for Indians, so import falls. Okay,
तो आपने समझ लिया कि करेंसी डेप्रिसिएशन होने से क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज होगी एंड इंपोर्ट हमारी डिक्रीज होगी। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट होगा, देखिए डेप्रिसिएशन इंक्रीजेस द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाय मेकिंग देम मोर अट्रैक्टिव टू बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक मार्केट। इसका क्या मतलब है कि देखिए फॉरेनर्स के लिए तो अब हमारे गुड्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, राइट। जैसे कि यहाँ यूएसए के बंदे के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है क्योंकि सस्ता हो गया है हमारा सामान, तो फॉरेनर्स तो ऑब्वियसली अट्रैक्टेड है ही हमारे सामान पे। लेकिन जो हमारे देश के खुद के लोग हैं ना, वो भी अब डोमेस्टिक मार्केट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग जाएंगे क्योंकि उनके लिए अब जो इंपोर्ट है वो महंगा हो गया, राइट। अब वो बाहर का सामान ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, तो उन्हें भी रिलाई करना पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट में। तो फॉरेनर्स की तरफ से भी और इंडियन लोगों की तरफ से भी डोमेस्टिक जो सामान है उसकी डिमांड यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। सो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस है ना, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इट इंक्रीजेस। ठीक है, देखिए ये पॉइंट काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि अगर रूपी डेप्रिशिएट हो रही है इसका ये मतलब होगा कि जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है हमारी इंडियन इंडस्ट्री की वो कम हो गई है। बट ऐसा नहीं है। देखिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव हम किस बेस में देखते हैं कि हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, क्या वो राइज हो रही है, जो हमारी डिमांड है डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, क्या डिमांड राइज हो रही है या फॉल हो रही है। अगर डिमांड राइज हो रही है तो मतलब इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस हाई है। तो जब भी हमारी जो करेंसी की डीवैल्यू डेप्रिसिएशन हो जाती है ना, जब हमारी करेंसी सस्ती हो जाती है तो हमारे गुड्स की डिमांड तो इंक्रीज हो रही है ना, तो इसलिए जो हमारी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी इंक्रीज होएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इफ द करेंसी डेप्रिशिएट्स, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स, डज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री राइज, इंक्रीजेस और फॉल्स। तो हमारा आंसर है इंक्रीजेस, बिकॉज जो डोमेस्टिक गुड्स है या डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनकी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या असर हो रहा है। देखिए डेप्रिसिएशन मेक्स फॉरेन गुड्स प्राइसियर, है ना। जब भी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हम अब फॉरेन गुड्स खरीद नहीं पाते क्योंकि वो प्राइसियर हो जाती है। सो क्या होता है कि हम डोमेस्टिक गुड्स की ही डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं। सो इट बूस्ट डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स विच कैन एक्सपैंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जैसे हमने ऊपर कहा कि हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स है उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही, फॉरेनर्स भी डिमांड कर रहे हैं और हमारे देश के लोग भी अपने देश से अब खरीदना पसंद कर रहे हैं। सो हमारी अगर इंडस्ट्री की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे ओवरऑल बूस्ट हो जाती है जब भी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। अगेन आपको यहाँ पे काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव लग रहा होगा, राइट। आप तो सोच रहे होंगे कि करेंसी जब डेप्रिशिएट होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंक्रीज और होती है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट की। देखिए एक्सपोर्ट्स का तो हमने देख ही लिया कि जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है एक्सपोर्ट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, राइट, क्योंकि फॉरेनर्स हमारी गुड्स खरीद रहे हैं, उनको हमारे गुड्स सस्ते पड़ रहे हैं तो वो ज़्यादा खरीद रहे हैं। अब एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, देखिए अगर एक्सपोर्ट्स हो रही है ज़्यादा, मतलब हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, राइट। तो प्रोडक्शन यहाँ पे ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। तो जब भी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, है ना। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे राइज होती है। देखिए हाई एक्सपोर्ट्स विद अ डेप्रिशिएटेड करेंसी बूस्ट एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। स्पेशली अगर हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस केस में तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलेगा। ओके, तो एक्सपोर्ट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे हो रही है इंक्रीज। अब इन्फ्लेशन का क्या होगा, देखिए डेप्रिसिएशन कैन कॉज शॉर्ट टर्म कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। देखिए जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है शॉर्ट टर्म में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए डेप्रिशिएशन होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। फॉरेनर्स भी हमारे गुड्स खरीद रहे हैं और जो हमारे देश के लोग हैं
वो भी अब इंपोर्ट को छोड़ के डोमेस्टिक गुड्स की ही डिमांड करने लग गए हैं, क्योंकि अब इंपोर्ट करना ज़्यादा महंगा हो गया। तो देखिए दोनों साइड से डिमांड यहाँ पे काफ़ी राइज हो गई है। और हमें तो पता है जब चीज़ों की डिमांड राइज होती है तो चीज़ों की प्राइस भी राइज होती है, राइट। और यही प्राइस राइज को ही तो हम प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना। तो जब भी डेप्रिसिएशन होता है इस तरह से शॉर्ट टर्म में हमें काफ़ी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, स्पेशली इफ मेनी इंपोर्टेड गुड्स आर इन द डोमेस्टिक कंजम्पशन बास्केट। स्पेशली अगर जो हमारे डोमेस्टिक लोग थे, राइट, हमारे देश के सिटीजन्स थे, लेट्स से वो पहले इंपोर्ट सामान ज़्यादा यूज़ करते थे, इंपोर्टेड सामान, ठीक है, लेकिन अब इंपोर्टेड सामान महंगी हो गई है तो वो सडनली अब डोमेस्टिक चीज़ों की डिमांड करने लग गए। तो सडनली डिमांड राइज हो गया, तो इस वजह से प्राइस भी सडनली राइज हो जाती है और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन ऑल्सो राइजेस व्हेन करेंसी डेप्रिशिएट्स। तो अब ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगी? देखिए, सेंट्रल बैंक्स में अवॉइड कटिंग पॉलिसी रेट्स टू मैनेज इन्फ्लेशन। तो इस टाइम पे वो क्या करेगी? वो पॉलिसी रेट को कट नहीं करेगी, वो पॉलिसी रेट को कम नहीं करेगी, क्योंकि अगर पॉलिसी रेट कम कर दिया ना इस टाइम पे तो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अगर आप कट करोगे इंटरेस्ट रेट तो, क्योंकि लोग अब ज़्यादा पैसा खरीदने लग जाएंगे, ज़्यादा लोन लेने लग जाएंगे। तो जितना ज़्यादा मनी की सप्लाई हो जाती है इकोनॉमी में उतनी ही ज़्यादा फिर डिमांड इंक्रीज होती है चीज़ों की। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक इस टाइम पे जनरली इट अवॉइड्स कटिंग पॉलिसी रेट्स, वो पॉलिसी रेट्स को कम करना यहाँ पे अवॉइड कर देगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो क्या पता वो पॉलिसी रेट इंक्रीज ही करते, है ना। ओके, तो इन्फ्लेशन भी हो गया। अब बात करते हैं फिस्कल हेल्थ की या फिर करेंट अकाउंट डेफिसिट की, कि करेंट अकाउंट डेफिसिट की क्या सिचुएशन होगी। पहले तो बात करते हैं कि करेंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। तो ये करेंट अकाउंट डेफिसिट इज बेसिकली योर इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अगर आपकी इंपोर्ट बहुत हाई है कंपेयर टू योर एक्सपोर्ट तो फिर हमारी करेंट अकाउंट में हमें डेफिसिट देखने को मिलती है। अब जब करेंसी डेप्रिशिएट होता है तो करेंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हाल होता है? देखिए, अगर आपकी जो कंट्री है, ठीक है, वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, करेंसी जब डेप्रिशिएट होगी आपकी एक्सपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, राइट। तो जो ये गैप है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, ये आपको कम होता हुआ दिखेगा। देखिए, करेंसी डेप्रिसिएशन कैन रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट बाय मेकिंग एक्सपोर्ट्स चीपर एंड मोर कॉम्पिटिटिव, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन अगर आपकी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि डिस्पाइट द राइज इन इंपोर्ट प्राइसेस, अगर आपकी कंट्री इंपोर्ट ही करती है, बहुत सारी सामान खुद से नहीं बनाती, तो इन दैट केस उसे तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा ना, डिस्पाइट राइज इन प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स। तो इस केस में क्या होगा कि इंपोर्ट और भी ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ जाएगी, बिकॉज इंपोर्ट की प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रही, राइट। तो ओवरऑल आपकी अगर मॉनिटरी वैल्यू में आप अपना इंपोर्ट निकालो तो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दैट केस जो अकाउंट डेफिसिट है वो और भी ज़्यादा वाइड हो सकता है, यानी और भी ज़्यादा डेफिसिट आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। करेंसी डेप्रिसिएशन कैन वाइडन करंट अकाउंट डेफिसिट बाय मेकिंग इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव। ऐसा नहीं कि आप इंपोर्ट ज़्यादा करें, लेकिन सेम क्वांटिटी इंपोर्ट की भी अब प्राइस इंक्रीज हो गई है ना। लेट्स से आप 100 यूनिट्स पहले इंपोर्ट करते थे तो तब आपको सिर्फ 65 रुपीज़ पे करना पड़ता था, लेकिन अब सेम यूनिट इंपोर्ट कर रहे हो आप, लेकिन आपको 70 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है पर यूनिट, ठीक है। तो इन दैट केस आपका इंपोर्ट तो इंक्रीज ही हो गया ना, राइट। और आप ऐसे कंट्री हो जहाँ पे आपको इंपोर्ट करना ही पड़ता है क्योंकि आपके देश में वो चीज़ नहीं बनती, ठीक है। तो इन दैट केस तो आपका इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइडन हो जाती है। तो देखिए, दोनों चीज़ हो सकती है, इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप के कंट्री हो, ठीक है, उस हिसाब से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट अफेक्ट होगा। ओके, अब फॉरेन डेट की क्या हाल हो जाती है? देखिए, मान लीजिए इंडिया ने डेट ले रखा है यूएसए से $100 का, ठीक है। पहले एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू ₹60, अब एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू ₹70।
तो अब इंडिया को अगर ये लोन चुकाना है तो देखिए पहले तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करके चुकाते है ना, अब हमें चुकाना है तो हमें 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये लोन चुकाना ज़्यादा अब महंगा हो गया है। तो जब भी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती है ना, तो जो फॉरेन डेट है हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, हमें चुकाने के लिए हायर कॉस्ट फेस करना पड़ता है। तो देखिए कंपनीज विथ फॉरेन लोन्स एंड नो करेंसी हेजिंग, देखिए ये जो नो करेंसी हेजिंग है इस पे हम थोड़ी देर में आएंगे। सो कंपनीज विथ फॉरेन लोन फेस हायर कॉस्ट एंड रिड्यूस प्रॉफिट्स ड्यू टू करेंसी डेप्रिसिएशन, हमें हायर कॉस्ट लग रहा है ये लोन चुकाने के लिए। सिमिलरली इंटरेस्ट भी, अगर हमें वो लोन में इंटरेस्ट भी चुकाना है तो वो भी हमारे लिए ज़्यादा महंगा हो जाता है। अब ये नो करेंसी हेजिंग का क्या मतलब है? देखिए हेजिंग होता है अपनी जो लोन है या फिर अपनी जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, उसको सेफगार्ड करने को हम हेजिंग कहते हैं। अब देखिए जो कंपनीज फॉरेन से डेट लेती है ऐसा तो नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, राइट। उनको पहले से ही अंदाज़ा होता है कि फ्यूचर में जाके ऐसी करेंसी डेप्रिसिएशन हो सकती है तो हमें ये लोन चुकाना महंगा पड़ सकता है, ये उनको पहले से ही अंदाज़ा होता है। तो इस केस में वो क्या करते हैं, जिसके साथ उन्होंने लोन लिया है, जो उनका लोनर है, ठीक है, उनके साथ वो पहले ही अग्रीमेंट कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी फ्लक्चुएशन हो मार्केट में, हम तो $1 के बराबर ₹65 या एक फिक्स्ड अमाउंट ही देंगे, ठीक है। मान लीजिए अभी जो आपकी करंट एक्सचेंज रेट है वो 60 थी जब आपने लोन लिया, ठीक है। आप एक कंपनी हो इंडिया में, आप फॉरेन से लोन लेना चाह रहे हो। अब मान लीजिए करंट आपका जो एक्सचेंज रेट है वो 60 है, ठीक है। अब आपने जो आपके लोनर है उससे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अग्रीमेंट किया है कि देखिए फ्यूचर में अगर बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया ना तो मैं मैक्सिमम आपको ₹65 के हिसाब से दूंगा, अगर इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो मैं आपको नहीं दूंगा, मैं तो आपको 65 के ही हिसाब से दूंगा। अब मान लीजिए लोन चुकाने के टाइम पे आपका एक्सचेंज रेट पहुंच गया है ₹70 तक, तो भी आप, बिकॉज आपने ये अग्रीमेंट किया है ना, तो आपको ₹65 के हिसाब से ही पे करना पड़ेगा। तो ऐसे अग्रीमेंट को हम कहते हैं हेज करना, ठीक है। तो अक्सर जो लोग लोन लेते हैं ना वो ऐसे हेज करके रखते हैं कि मैं मैक्सिमम इतने के रेट में दूंगा, चाहे मेरी करेंसी कितनी भी डेप्रिशिएट हो जाए, लेकिन मैं इससे ऊपर मैं नहीं आपको दे सकता, ठीक है। और जो लोन देने वाले वो भी अग्री कर जाते हैं इस अग्रीमेंट से। तो इसको कहते हैं करेंसी को हेज करना। अगर आपने हेज कर रखा है तो चलो आप थोड़ा सा लॉस होने से बच गए, बहुत ज़्यादा आपका नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा ही हुआ। लेकिन अगर आपने हेज नहीं करा होता तो उस टाइम पे तो आपको ₹70 के हिसाब से चुकाना पड़ता, राइट। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता, ठीक है। आपको समझ आई ये पॉइंट? सो आपको देखिए हेज में बहुत ज़्यादा अभी ये नहीं घुसना है क्योंकि हेजिंग का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है अभी, ये आप फाइनल्स में या इंटरमीडिएट में शायद पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि फॉरेन डेट जो है वो महंगी हो जाती है अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो, ठीक है। डेप्रिशिएशन इंक्रीजेस द डेट बर्डन फॉर कंट्रीज विथ फॉरेन करेंसी डेट बट इंडियाज फॉरेन पब्लिक डेट इज लो। देखिए इंडिया को इतना टेंशन नहीं होगी करेंसी डेप्रिशिएट होने में भी, क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा पब्लिक डेट नहीं है, ओके। सो फॉरेन पब्लिक डेट नहीं है, ओके। अब फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की बात करते हैं। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस कॉम्प्लिकेट फाइनेंशियल प्लानिंग रिक्वायरिंग मोर रिसोर्सेज फॉर हेजिंग रिस्क। देखिए जब एक्सचेंज रेट अगर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नीचे करती है तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, फोरकास्टिंग करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, राइट। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी करेंसी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो सकती है तो आप ज़्यादा हेज करके रखोगे, आप हेज करने में ज़्यादा अपना रिसोर्सेज लगाओगे, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पे पॉइंट है, ओके। अब बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की। देखिए जो फॉरेनर्स हैं जो आपके देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको क्या इफेक्ट होगा अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो। मान लीजिए एक फॉरेनर है, उसने आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट के बदले आप उसको रिटर्न देते थे ₹100 पर मंथ। अब मान लीजिए वो यूएसए का बंदा है, ठीक है। पहले यूएसए का जो एक्सचेंज रेट था वो $1 = ₹50 के बराबर था, ठीक है। अब रुपीस डेप्रिशिएट हो गई है तो $1 के बराबर हो गया है ₹100। तो देखिए जो ये रिटर्न उसको मंथली मिलता था यूएसए के बंदे को ₹100,
उसके लिए पहले ये $2 के बराबर होता था, राइट? क्योंकि पहले क्या था, $1 इज टू ₹50 था, तो ₹100 मतलब $2 हुआ करता था। लेकिन करेंसी डेप्रिशिएट करने के बाद अब ₹100 मतलब सिर्फ $1 हो गया। तो अब उसका रिटर्न क्या हो गया है, देखिए पहले उसका रिटर्न $2 हुआ करता था, अब उसका रिटर्न हो गया है सिर्फ $1। तो जब भी वो ये अपना जो इंडियन रुपीस में उसको रिटर्न मिल रहा है, जब वो डॉलर में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है, राइट? उसको कम डॉलर अब यहाँ पे मिल रहा है। तो जब भी करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को नेगेटिवली यहाँ पे अफेक्ट होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है उनको अब रिटर्न जो है वो कम मिल रहा है उनकी करेंसी में, ठीक है? एक्सचेंज रेट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे डगमगाती है, क्योंकि देखिए उनको दिख रहा है कि जब वो रिटर्न कन्वर्ट करेंगे अपनी करेंसी में तो वो अब कम हो गया है, तो वो भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अब आपके देश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। डेप्रिशिएटिंग करेंसीज कैन डिटर फॉरेन इन्वेस्टर्स लीडिंग टू रिड्यूस्ड फॉरेन पोर्टफोलियो एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। तो क्या होगा, अब फॉरेनर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे आपके कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। सो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एफपीआई भी एंड एफडीआई भी दोनों ही यहाँ पे कम हो जाती है। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, ओवरऑल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है जब भी करेंसी डेप्रिशिएट करती है। ओके, अब बात करते हैं ट्रेड सेटलमेंट की। देखिए कंट्रीज लाइक रशिया एंड इंडिया switch to trade settlement in their national currencies to manage exchange rate volatility। देखिए इंडिया एंड रशिया ने ना एक क्या दिमाग लगाया है कि बिकॉज इंडियन करेंसी एंड रशियन करेंसी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहे थे कुछ टाइम पहले, तो इन्होंने क्या किया कि हम जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे हम अपने होम करेंसी में ही करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो इंडिया है वो एक्सचेंज रेट के इफेक्ट से बच जाएगा। अब आप कहोगे कैसे? फॉर इंस्टेंस मान लीजिए इंडिया यूएसए से सामान खरीद रहा है, ठीक है, इट इज बाइंग थिंग्स फ्रॉम यूएसए। तो नॉर्मली तो ये ट्रांजैक्शन डॉलर में होती, लेकिन इंडिया ने क्या किया, उसने कहा कि नहीं मैं तो रुपीस के हिसाब से ही खरीदूंगा। तो क्या हुआ कि लेट्स से उसने ₹100 वर्थ के सामान खरीदा यूएसए से, ठीक है, और उसने कहा कि मैं 1 महीने बाद चुकाऊंगा। अब 1 महीने में क्या हो गया, एक्सचेंज रेट कम हो गई, लेकिन इंडिया को तो ₹100 ही चुकानी है चाहे एक्सचेंज रेट कुछ भी हो, क्योंकि उसने जो अपनी गुड्स की वैल्यू है, ठीक है, वो रुपीस में ही पहले ही तय करी थी, उसने डॉलर में नहीं तय करी थी। अगर डॉलर में तय करी होती तो एक्सचेंज रेट का इफेक्ट पड़ता इंडिया को, राइट, क्योंकि उसे डॉलर के हिसाब से चुकाना पड़ता। लेकिन उसने पहले ही कहा है कि ये गुड ₹100 के बराबर है, तो मैं ₹100 ही दूंगा, चाहे आज दूं, चाहे कल दूं, चाहे परसों दूं, ठीक है। तो इस तरह से जो एक्सचेंज रेट का इफेक्ट है वो इंडिया को नहीं झेलना पड़ा। तो इस तरह से कंट्रीज क्या करते हैं, ये दिमाग लगाते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रही है ना, तो वो ट्राई करते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो वो अपने होम करेंसी में ही करे, ताकि बाद में वो एक्सचेंज रेट के इफेक्ट से बच सके, ठीक है। दिस अप्रोच एम्स टू स्टेबलाइज ट्रेड एंड मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया। तो देखिए डेप्रिसिएशन का यही इफेक्ट है। मेन पॉइंट में समराइज कर देती हूँ। डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है आपकी इंक्रीज होगी, इंपोर्ट जो है आपकी डिक्रीज होगी, राइट, और जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है आपकी वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि चीज़ों की डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो रही। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होती है, राइट। तो डिक्रीज करेंसी की वजह से इन्फ्लेशन भी शॉर्ट टर्म में इंक्रीज हो सकता है। अब एक नुकसान क्या होगा कि जो आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। और देखिए जो जो कंट्रीज जिनकी एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होती है ना, जिनकी करेंसी, वो अक्सर ट्राई करते हैं कि जब भी वो फॉरेन ट्रेड करे वो अपने होम करेंसी में ही वैल्यू करे चीज़ों की, ताकि बाद में उनको ये एक्सचेंज रेट का सामना ना करना पड़े। ओके, तो एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन का हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं द इफेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन।
जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो क्या क्या इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। देखिए अगेन पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स की। मान लीजिए पहले आपका जो एक्सचेंज रेट विद डॉलर्स था वो था $1 इज इक्वल टू ₹65। अब आपकी करेंसी यानी कि रुपीस अप्रिशिएट हो गई है, ठीक है, तो अब $1 के मुकाबले हो गया है ₹60। तो अब ये करने से एक्सपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जो यूएस के बंदे हैं अब उनके लिए आपके गुड्स थोड़े ज्यादा महंगे हो गए हैं पहले से। देखिए पहले वो $1 के मुकाबले ₹65 वर्थ गुड्स खरीद सकते थे, अब सिर्फ ₹60 वर्थ के गुड्स खरीद सकते हैं। तो उनके लिए अब आपके गुड्स महंगे हो गए हैं, तो वो डिस्करेज हो जाते हैं आपके गुड्स खरीदने से, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स क्या होती है आपकी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट का क्या होगा। देखिए अब इंडियन लोगों के लिए अब यूएस का जो सामान है वो ज्यादा कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता हो गया, क्योंकि $1 सामान के लिए पहले अगर उन्हें ₹65 देना पड़ता था तो अब सिर्फ ₹60 देना पड़ रहा है, राइट। तो इंपोर्ट सस्ती हो गई है थोड़ी सी, तो इंपोर्ट यहाँ पे हो जाती है इंक्रीज, ठीक है। देखिए एक्सपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव सो एक्सपोर्ट क्वांटिटीज फॉल, import becomes cheaper so import quantity rise। अब ओवरऑल क्या होगा, this shift decreases the international competitiveness of industries by making them less attractive compared to foreign alternatives। अब क्या हो गया कि फॉरेन लोग आपसे ज्यादा गुड्स नहीं खरीद रहे, राइट। तो आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस, आपकी जो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड है फ्रॉम फॉरेनर्स वो हो गई है कम, और आपके देश के खुद के लोग भी अब इंपोर्ट करने को ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए हैं, क्योंकि इंपोर्ट अब उनको पहले से सस्ता हो गया, राइट। तो उनकी तरफ से भी आपकी डिमांड थोड़ी सी कम हो गई। सो ओवरऑल आपकी गुड्स की डिमांड कम हो गई है, तो आपकी जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो हो गई है कम। तो देखिए अगेन जब भी करेंसी अप्रिशिएट होती है ना, तो लोग बच्चे सोचते हैं कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस हमारी इंक्रीज हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। करेंसी जब अप्रिशिएट होती है आपकी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस आपकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपकी गुड्स की डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा, देखिए अप्रिशिएशन डिक्रीजेस डोमेस्टिक डिमांड एंड कैन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। आपकी डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो सकती है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन। ओके देखिए अब अप्रिसिएशन जो है वो किस तरह से आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल में अभी करेंटली हो, ठीक है। अब मान लीजिए अभी आप रिसेशन फेज में हो, तो रिसेशन फेज में क्या होता है कि ऑलरेडी आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम है, राइट। ऑलरेडी आपकी जो चीजों की डिमांड है वो कम है, तो इसलिए तो आप रिसेशन में हो, है ना। अब इस टाइम पे अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर गई तो क्या होगा, आपकी डिमांड और भी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ अप्रिसिएशन, राइट। तो देखिए आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी स्लो हो जाएगी। इससे क्या होगा, दिस विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और ये आपकी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायी हो सकती है। लेकिन लेट्स से आप एक बूम फेज में हो, राइट। बूम फेज में यानी कि आपकी डिमांड अभी फिलहाल काफी हाई है, तो इस टाइम पे अगर अप्रिसिएशन होगी तो आपकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी, राइट। अब बूम फेज में क्या होता है ना कि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो भी काफी हाई होती है बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। तो इस टाइम पे अगर अप्रिसिएशन होगा तो ये डिमांड को थोड़ा सा लोअर कर देगा, तो इस करके आपकी जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा चेक हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा काबू में आ जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। और इकोनॉमिक जो आपकी ग्रोथ है वो भी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बैलेंस में हो जाएगा, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, which can be good for your economy। So देखिए आपकी इकोनॉमी के लिए करेंसी अप्रिसिएशन होना गुड है कि बैड है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस बिजनेस साइकिल के किस स्टेज में आप करेंटली हो, ठीक है। अगर रिसेशन में हो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बूम फेज में हो सो इट मे नॉट बी दैट बैड फॉर योर इकोनॉमी, क्योंकि एटलीस्ट आपकी इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट अब इन्फ्लेशन की ही है कि जब करेंसी अप्रिसिएशन होता है तो इन्फ्लेशन को क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है लोअर,
क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन कब होता है, जब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ना। लेकिन करेंसी जब अप्रिशिएट होती है तो आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है राइट, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की चीज़ों की डिमांड क्या हो जाती है, रिड्यूस, एंड फॉरेन इंडस्ट्री की डिमांड हो जाती है इंक्रीज। सो बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इन डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, जो इन्फ्लेशन है, जो डोमेस्टिक चीज़ों की प्राइस है वो कम हो जाती है, ठीक है। डिमांड कम होने की वजह से प्राइस कम हो जाती है एंड इन्फ्लेशन विल बी रिड्यूस्ड। देखिए चीपर इंपोर्ट्स रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्राइसेस, क्योंकि लोग अब इंपोर्ट ज़्यादा करने लग जाएंगे ना और डोमेस्टिक चीज़ों की डिमांड कम कर देंगे। सो दैट्स व्हाई प्राइस विल डिक्रीज एंड इन्फ्लेशन विल बी रिड्यूस्ड। अब दिस इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ द चीपर कंज्यूमर गुड। देखिए कंज्यूमर के लिए यहाँ पे फायदा है क्योंकि कंज्यूमर को चीपर इंपोर्ट्स मिल रहा है ना, उनको चीपर सामान मिल रहा है, और बिकॉज इंपोर्ट्स चीपर है डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो गई और इसके करके डोमेस्टिक चीज़ों की प्राइसेस भी कम हो गई। तो ओवरऑल कंज्यूमर को तो यहाँ पे फायदा हो गया, इंपोर्ट भी चीपर हो गया एंड अल्टीमेटली जो डोमेस्टिक चीज़ें उनकी भी प्राइस कम हो गई। तो जो कंज्यूमर है उनकी यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड हो सकती है इम्प्रूव बिकॉज ऑफ चीपर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस, देखिए ये तो वैसे हम पढ़ चुके हैं ये पॉइंट तो, कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री की चीज़ों की डिमांड यहाँ पे हो गई है रिड्यूस, ठीक है। देखिए हाई एक्सपोर्ट प्राइसेस रिड्यूसेस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स, दे मस्ट इनोवेट एंड यूज एडवांस टेक्नोलॉजी टू कट कॉस्ट एंड स्टे कॉम्पिटिटिव। अब उनकी कॉम्पिटिटिवनेस तो कम हो गई है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इनोवेट करना पड़ेगा, नया तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि उनकी कॉस्ट कम हो और वो अपने प्राइस को कम कर सके एंड कॉम्पिटिटिव रह सके इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, अब करेंट अकाउंट डेफिसिट का क्या होगा। देखिए करेंट अकाउंट डेफिसिट हमें पता है कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट को हम करेंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं राइट। जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो करेंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होता है। अब जब करेंसी अप्रिशिएट होती है तो हमें पता है कि इंपोर्ट यूजुअली आपकी इंक्रीज होती है, तो इसके करके जो आपकी करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो ज़्यादा वाइड हो सकता है, ज़्यादा आपको डेफिसिट फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। सो मोर इंपोर्ट्स एंड फ्यूअर एक्सपोर्ट्स कैन वर्सन द करेंट अकाउंट बैलेंस। ओके, ये आपने समझ लिया। क्योंकि देखिए जब भी अप्रिसिएशन होती है करेंसी की तो लोग ज़्यादा इंपोर्ट करने लग जाते हैं ना। सो जाहिर सी बात है कि इंपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, एंड जो ये गैप है ये ज़्यादा हो सकता है। लेकिन देखिए इफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स इज इनइलास्टिक, अगर ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो करेंट अकाउंट माइट इम्प्रूव डिस्पाइट अप्रिसिएशन। अब मान लीजिए जो इंपोर्ट की क्वांटिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। तो इन दैट केस क्या हो रहा है, देखिए इंपोर्ट की प्राइस तो हमारी कम हो रही है पहले से राइट, प्राइस कम हो रही है तभी तो इंपोर्ट इंक्रीज हो रही थी। लेकिन अगर इंपोर्ट इनइलास्टिक है यानी कि इंपोर्ट की अगर क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही है आपकी और प्राइस जो आपकी इंपोर्ट की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई, तो इसका ये मतलब है कि ओवरऑल आपकी जो इंपोर्ट है, ठीक है, इन रुपीज, अगर आप इंपोर्ट की वैल्यू निकालोगे इन रुपीज तो वो ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगी राइट। सो इन दैट केस आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इम्प्रूव भी हो सकता है डिस्पाइट अप्रिसिएशन। तो देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट का ना आप फिक्स्ड ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। पहले तो आपकी कंट्री कैसी है, इंपोर्ट ओरिएंटेड है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, उसमें डिपेंड करेगा राइट। फिर आपकी गुड्स इलास्टिक है इनइलास्टिक है, आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ों में डिपेंड करता है। तो सिचुएशन देख देख के होता है, हो सकता है आपकी डेफिसिट ज़्यादा इंक्रीज हो या हो सकता है आपकी डेफिसिट इंप्रूव भी हो, हम फिक्स्ड कह नहीं सकते, इट डिपेंड्स, ठीक है। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, if appreciation is due to strong economic fundamentals, the loss of competitiveness is less significant. देखिए अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है बिकॉज आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है पहले से, अगर इस वजह से अप्रिशिएट हो रही है तो जो आपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस लॉस किया, ठीक है, जो फॉरेनर्स आपकी डिमांड कम करे तो उससे आपकी ज़्यादा इफेक्ट, उसकी इफेक्ट आपको कम पड़ेगी क्योंकि आपकी इकोनॉमी हो गई है पहले से स्ट्रांग। बस यही एक पॉइंट। ओके
ओके तो करेंसी अप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखिए हमने डेप्रिसिएशन की इम्पैक्ट भी देख ली, अप्रिसिएशन की भी देख ली। अब की टेक अवे की बात करते हैं कि ओवरऑल हमने क्या सीखा दोनों के इम्पैक्ट से। कि देखिए मोस्ट कंट्रीज दे एम फॉर स्टेबल एक्सचेंज रेट टू मिनिमाइज रिस्क इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जो ट्रेड से या एंड इन्वेस्टमेंट में रिस्क आती है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, तो मोस्ट कंट्रीज चाहती है कि ये ना आए। ठीक है, ट्रेड स्टेबल हो, इन्वेस्टमेंट स्टेबल हो, तो वो एक्सचेंज रेट को भी स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन समटाइम्स नेशंस प्रीफर अ वीकर करेंसी टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। अगर कोई नेशन चाहती है कि उसकी एक्सपोर्ट बूस्ट हो, तो वो प्रीफर करेगी कि उसकी डेप्रिसिएशन हो, है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन में क्या होता है, एक्सपोर्ट बूस्ट होता है। या फिर अगर कंट्री बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन फेस कर रही है किसी भी टाइम में, तो इन दैट केस वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि उनकी करेंसी स्ट्रॉन्गर हो, यानी कि अप्रिशिएट हो, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। क्योंकि जब भी करेंसी अप्रिशिएट होती है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, तो इस चक्कर में प्राइस क्या होती है, रिड्यूस होती है, एंड इन्फ्लेशन भी रिड्यूस होती है। ठीक है, कीपिंग अपडेटेड ऑन एक्सचेंज रेट डेवलपमेंट्स हेल्प अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट में, आपकी कंट्री के एक्सचेंज रेट में क्या चेंजेस हो रही है, उसके रिगार्डिंग अपडेटेड रहना ज़रूरी रहता है, स्पेशली जो फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील करते हैं, ताकि एक कंट्री इकोनॉमिक वेलफेयर, आपकी खुद की भी इकोनॉमिक वेलफेयर और कंट्री की भी इकोनॉमिक वेलफेयर आपको पता चले। सो विद दिस ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन बिफोर यू गो, आई लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में अभी एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा फॉर चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस। देखिए हमें पता है कि मैक्रो की क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम है, राइट, तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल में 15 टेस्ट मिलेगा, तो ईच यूनिट के लिए एक टेस्ट है, और हर पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको, एक टेस्ट में आपको 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे क्या होगा ना, वो चैप्टर की आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक टॉपिक को कवर करूं और सारे टॉपिक्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनाऊं, जिससे कि आपको ओवरऑल वो चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको वो चैप्टर में फिर कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है ओवरऑल ये टेस्ट में, और सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही नहीं बट एक्सप्लेनेशन भी है। सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, राइट, और आंसर अगर आपका गलत हो गया तो खुद से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। तो ये आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सेल्फ स्टडी करने में। और देखिए अवेलेबल भी काफी नॉमिनल रेट में है, सिर्फ ₹99 में अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन सारे अवेलेबल है एट जस्ट ₹99। सो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे और आपने मैक्रो की जो कॉन्फिडेंस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप इंक्रीज करोगे, इम्प्रूव करोगे। ओके, सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है चैप्टर 9 में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपके डाउट पूछिए और एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।